नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि सोनिया गांधी के घर से यानी 10 जनपद से किसी को धमकी भरा फोन जा सकता है, मोदी को धमकी भरा फोन जा सकता है? लेकिन ऐसे दावे किए जा रहे हैं और दावा मोदी ही कर रहे हैं। इस देश की राजनीति में जहां तक धमकी भरे फोन की बात है, तो मैंने धमकी भरी कहानी जब फोन की सुनी तो मुझे वो कहानी याद आ गई जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब 1 वोट से गिर रही थी। उस वक्त निर्दलीय सांसद बूटा सिंह को कथित तौर पर प्रमोद महाजन ने धमकी भरा फोन किया था और कहा था कि समर्थन देने के लिए। बूटा सिंह ने समर्थन नहीं दिया था और कांग्रेस पार्टी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वो चले गए थे। नतीजा क्या हुआ था? सरकार 1 वोट से गिर गई थी। लेकिन धमकी तो प्रमोद महाजन ने दी थी। आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। इमरजेंसी के दौर में जिस प्रकार से एक सफदरजंग रोड का इस्तेमाल किया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, उस दौर को यदि छोड़ दें तो कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि सोनिया गांधी के घर से किसी को कोई धमकी दे, मोदी को धमकी दे। और धमकी इसके लिए कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने हैं, 25% का यानी उस कॉन्ट्रैक्ट का 1/4 हिस्सा दिलवाना है और क्रिकेट में दिलवाना है। लेकिन क्रिकेट में धमकी, और वो भी मोदी को। दरअसल सियासत के अंदर आरोप तब लगाए जाते हैं और आरोप वो लोग लगाते हैं जिन्हें हिंदुस्तान की पुलिस और जांच एजेंसियां लंबे समय से ढूंढ नहीं पा रही है। सुष्मिता सेन ढूंढ ले रही है, लेकिन इस देश की जांच एजेंसियां जो इस देश के विपक्षी नेताओं को किसी न किसी मामले में पकड़ कर सीधे जेल में डाल देती है, लंबे समय तक उनकी जमानत का विरोध करती रहती है और अंत में कुछ नहीं मिलता और उस नेता को रिहा किया जाता है। और फिर उस नेता के जेल में काटे गए दिनों को कौन लौटाएगा, उस पर ये बौद्धिक तौर पर क्या कहा जाए, इन एजेंसियों में बैठे हुए लोगों को ये लोग क्या जवाब देंगे? वो देते नहीं, लेकिन किसी का करियर खराब कर देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति, वो मोदी भारत के बाहर ऐश कर रहा है, घूम रहा है और इस तरह के आरोप लगा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आईपीएल के पहले कमिश्नर ललित मोदी की। जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ, उस वक्त आईपीएल के कमिश्नर बनाए गए थे। बीसीसीआई के अधीन एक पोस्ट क्रिएट किया गया और उस पोस्ट पर यानी आईपीएल के इंडियन प्रीमियर लीग के मामले को देखने के लिए ललित मोदी को बिठाया गया। राजस्थान में वो क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन से, क्रिकेट प्रशासन से जुड़े थे। और ये आईपीएल शुरू क्यों हुआ था? दरअसल भारत में एक इंडियन क्रिकेट लीग शुरू हो गई थी और उसे क्रिकेट के मौजूदा ढांचे के लिए, अंतरराष्ट्रीय ढांचे के लिए खतरा माने जाने लगा। आईसीएल उसका नाम दिया गया। उसके बाद आईपीएल की शुरुआत हो गई। आईपीएल औपचारिक ढांचे के तहत शुरू हुआ और उसके पहले कमिश्नर का नाम था ललित मोदी। ललित मोदी ने एक पॉडकास्ट में एक बड़ा खुलासा किया है। हालांकि इस तरह के खुलासे को लोग हास्यास्पद तौर पर ही लेते हैं, लेकिन ललित मोदी का कहना है कि जब कोच्चि की आईपीएल टीम बनाई जा रही थी, उस टीम में एक महिला को 25% हिस्सेदारी देने के लिए बड़े बड़े लोगों ने दबाव बनाए। पहले दबाव शशि थरूर ने बनाया और यहां तक धमकी दी, बकौल ललित मोदी। मैं नहीं जानता कि किसने धमकी दी, लेकिन बकौल ललित मोदी शशि थरूर ने धमकी दी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की धमकी दी, जांच एजेंसियों की धमकी दी। फिर भी वो नहीं माने तो उस वक्त के बीसीसीआई के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने ललित मोदी के दावे के मुताबिक उन्हें धमकी दी। उससे भी बात नहीं बनी। तब सोनिया गांधी का आवास, जो उस वक्त यूपीए की चेयरपर्सन थी, यूपीए की सरकार हुआ करती थी देश में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक देश को प्रधानमंत्री थे, और उस दौर में ललित मोदी ये दावा कर रहा है कि सोनिया गांधी के आवास से फोन करके उन्हें धमकी दी गई और कहा गया कि उस महिला को, जो शशि थरूर कह रहे हैं या बाकी लोग जो कह रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो और 25% कोच्चि की टीम में हिस्सेदारी दो। शशि थरूर का दावा है कि ललित मोदी का दावा है कि शशि थरूर से उन्होंने पूछा था कि क्या वो कोई वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ है। वो है क्या? उन महिला का नाम था सुनंदा पुष्कर।
तो सुनंदा पुष्कर को आईपीएल फ्रेंचाइजी में हिस्सेदारी दिलाने के लिए कथित तौर पर यह धमकी दी गई। लेकिन आज की तारीख में कौन इस बात पर भरोसा करेगा? ललित मोदी ये बात उस वक्त क्यों नहीं बोले जिस वक्त ये सारा घटनाक्रम हो रहा था? और ललित मोदी की नजदीकियां तो भाजपा के बड़े नेताओं से रही है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक दौर में वो काफी करीबी रहे। फिर आरोप सोनिया गांधी पर क्यों? दरअसल इस तरह के खेल और इस खेल के पीछे के मंतव्यों को अगर आप देखें तो ललित मोदी जो बात कहते हैं उसी से सारा खेल साफ हो जाता है कि वो कहना क्या चाहते हैं, उनका इरादा क्या है। जब उन्होंने किसी तरह इस दबाव में इस डील पर साइन कर दिया तो उनका कहना था कि उसके कुछ दिनों बाद अखबार की हेडलाइन देखी कि सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर शादी कर रहे हैं। वो कहना क्या चाह रहे हैं? इस देश के लोग तो तमाम तरह की हेडलाइन देखते हैं। जिस वक्त वो भारत में प्रवेश नहीं कर सकते उस वक्त भारत की जांच एजेंसियां उन्हें तलाश नहीं सकती, लेकिन भारत की एक अभिनेत्री उन्हें तलाश लेती है। तो दरअसल इस तरह की बातें कहकर ललित मोदी इस देश के अंदर जांच एजेंसियों की जो भूमिका पर पहले से सवाल खड़े हो रहे हैं उसे और हास्यास्पद बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस देश के अंदर ललित मोदी अपनी वापसी की भूमिका तैयार कर रहे हैं। अब ये वापसी कैसे होगी? स्वाभाविक है कि मौजूदा सत्ता के निजाम में, मौजूदा निजाम के दौर में भारत से बाहर यदि कोई व्यक्ति है, जांच एजेंसियों के डर से भागा हुआ फिर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का दौर है। यहां दिन रात पार्टी प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है कि गांधी परिवार पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं छोड़ा जाता। इनके परिवार पर किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से इनको जलील किया जाए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं? आखिर कौन सी परिस्थिति आ गई कि 12-14 साल चुप रहने के बाद ललित मोदी जुबान खोल रहे हैं? और उनकी जुबान खोलने पर लोग कितना एतबार करेंगे? 10 तरह की बातें लोग और शुरू हो जाएंगी कि आखिर ललित मोदी जो कह रहे हैं उस कहने के पीछे का असली मकसद क्या है। इस तरह से तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते थे। एक समय दिल्ली में सिख विरोधी जो बवाल हुआ था 84 में, उसके आरोपियों में गिने गए हरकिशन लाल भगत ने तो यहां तक कह दिया था कि नरसिम्हा राव को खुश करने के लिए कह दिया था कि इंदिरा गांधी नरसिम्हा राव को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। बाबरी विध्वंस के समय देश के गृह मंत्री रहे एसबी चौहान ने, जब नरसिम्हा राव का दौर बीत गया, सोनिया गांधी का दौर आ गया, उस वक्त उन्होंने सीधे सीधे बयान दे दिया कि नरसिम्हा राव जिम्मेदार हैं उस घटना के लिए। आप क्या कर रहे थे कुर्सी पर बैठे हुए? यही काम ललित मोदी तो नहीं कर रहे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में आपने बहुतों को देखा होगा कि एक समय जो लोग लाल कृष्ण आडवाणी के इर्द गिर्द लगातार चरण वंदना में लिप्त रहते थे, निजाम बदलते ही लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ उलटकर देखना भी पसंद नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने की राह में अब तो दिवंगत है एक नेता जो एक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो यहां तक सड़ा हुआ अचार ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो इस देश की सियासत में कब किसको कैसे खुश करना है और किसको खुश करके अपना काम निकालना है, ये लोग बखूबी समझते हैं। सोनिया गांधी के आवाज से ललित मोदी को धमकी भरा फोन, कौन भरोसा करेगा इस बात पर? अगर किसी को धमकी देनी होगी तो क्या किसी के आवाज से फोन करेगा? धमकी भरे फोन भला किसी की आवाज से किसी को जाते हैं? कम से कम इस देश में पढ़े लिखे लोगों की बात छोड़ दीजिए, अनपढ़ आदमी भी ये काम नहीं करता कि किसी को धमकी देता है या दिलवाता है तो वो अपना नाम कहीं सामने आने देगा या अपने घर के फोन का इस्तेमाल करने देगा या अपने नाम पर रजिस्टर्ड किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने देगा, उस सिम कार्ड का प्रयोग करने देगा, ना तो लैंडलाइन नहीं मोबाइल। लेकिन ललित मोदी ने जो आरोप लगाए हैं उस आरोप के बाद अब साफ जाहिर होता है कि इस देश के अंदर जो वैकल्पिक राजनीति को हवा देने की कोशिशें चल रही है उन कोशिशों में दम है। और उन कोशिशों से कैसे गांधी परिवार को जलील किया जाए, कैसे उन्हें इन तरह की कोशिशों को सैबोटाज करने की प्रक्रिया में घुसने पर मजबूर किया जाए, इसके लिए कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा।
आने वाले वक्त में देखिए, अगर ललित मोदी की भारत में वापसी होती है तो तय मानिए कि इस तरह के बयान सत्ता की चरण वंदना के लिए दिए गए थे, ताकि गांधी परिवार पर किसी भी तरह के जुबानी हमले से मौजूदा सत्ता का निजाम खुश हो सके, उसे खुश किया जा सके। खुश करने और खुश रखने की प्रक्रिया देश में और दुनिया में लंबे अरसे से चलती रही है। देखते जाइए ये प्रक्रिया और आगे कितनी जाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।